नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद सीएम योगी का अयोध्या का ये दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री यहां 22 घंटों तक रहेंगे। वहीं अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। और बता दें आपको कि पूजा अर्चना की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामलला के मंदिर में कामकाज का भी जायजा लिया मुख्यमंत्री ने। ये तस्वीर देखिए, साधु संतों से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कामकाज का भी जायजा लिया, मंदिर में पूजा अर्चना भी की और आगे भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वहां पर भी शिरकत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 22 घंटे तक अयोध्या में रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद, काम का निरीक्षण करने के बाद अब समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 19,000 लागत से बनी परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक की जाएगी और उसी समीक्षा बैठक में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद बताया जा रहा है कि भोज में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज के ये उनके कार्यक्रम हैं। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद अयोध्या में चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कोरोना के बाद सीए लागू करने के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि सीए लागू करने पर संजय सिंह का अजीबोगरीब तर्क सामने आया है। आसाम में बसे यूपी, भोजपुरी, पूर्वांचली को घोषित किया जाएगा विदेशी। एनआरसी के मकसद को समझना होगा। संजय सिंह का ये बयान सामने आया है क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया कि सीएए लागू किया जाएगा देश भर में और इसके लिए काम चल रहा है और इसे लागू जरूर किया जाएगा। और उनके इस बयान के बाद से ही तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अलग अलग पार्टी के नेता इस पर प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनआरसी के मकसद को समझना होगा, सभी को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। संजय सिंह का ये कहना है। अमित शाह दादागिरी से देश को चलाना चाहते हैं। संजय सिंह ने निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह पर तंज भी कसा। हैदराबाद में हिंदू युवक की हत्या को संजय सिंह ने कांड बताया और निशाना साधा उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर। सीएए लागू करने पर संजय सिंह का अजीबोगरीब तर्क सामने आया है क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया कि सीएए देश भर में लागू किया जाएगा और इसके लिए पहले भी काम किया गया था और आगे भी काम किया जाएगा और देश भर में सीएए को लागू किया जाएगा। और गृहमंत्री के इस बयान के बाद से ही अलग अलग पार्टियों के राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। तो वे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले तो हमें समझना होगा कि सरकार क्या करना चाहती है और अमित शाह दादागिरी से देश को चलाना चाहते हैं। निशाना साधते उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को दादागिरी चलाने वाला बताया। और देहरादून की ओर रुख करते हैं। बता दें कि देहरादून से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। निर्मल गहतोड़ी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है। तो वहीं कांग्रेसी नेताओं ने चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशी को उतार दिया है और जीत का दावा भी किया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का भी चुनाव कर लिया है और नाम का ऐलान भी कर दिया है। निर्मल गहतोड़ी होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ और कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि चंपावत की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यानी निर्मल गहतोड़ी जीत हासिल करेंगे, ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो देखना होगा कि आखिर अब चंपावत सीट को लेकर के जो घमासान चल रहा है पार्टियों में, इसमें जीत कौन हासिल करता है, चंपावत की जनता किसे चुनती है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव जनता करती है या फिर कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी फाइनल किए गए हैं निर्मल गहतोड़ी, उनकी तरफ जनता
उन्हें पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी। 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन भरने वाले हैं चंपावत सीट से, और इसी को लेकर के अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। निर्मल गहतोड़ी होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव को देखते हुए चुनावी मैदान में हैं। चूंकि चंपावत सीट से बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी विधायक थे जिन्होंने जीत हासिल की थी चंपावत सीट से, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी और एक बार फिर से चंपावत की सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इस उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से निर्मल गहतोड़ी। सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से हमारे रिपोर्टर। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से तो ये तय था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में होंगे। अब कांग्रेस की तरफ से निर्मल गहतोड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, या सीधे तौर पर यह कही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट चुनावी मैदान में होंगे निर्मल गहतोड़ी। क्या लगता है, हवा किधर की ओर होती हुई नजर आ रही है? क्या कांग्रेस का ये जो दावा है कि कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी, लगता है कि इस दावे में कोई दम है? तो हम आगे भी जानकारी लेंगे सौरभ से, लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा किया है कांग्रेस ने, और ये कहा है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है निर्मल गहतोड़ी, उन्हीं को ही जीत मिलेगी चंपावत की सीट पर। अब देखना होगा कि जब उपचुनाव चंपावत सीट पर होते हैं तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजी मारते हैं या फिर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती है। हालांकि बता दें कि चंपावत सीट पर बीजेपी के विधायक ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और एक बार फिर से उपचुनाव यहाँ पर कराया जा रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। नितिन, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट कांग्रेस ने निर्मल गहतोड़ी को उतारा है और ये दावा कांग्रेस कर रही है कि जीत उन्हीं की होगी, क्या लगता है कांग्रेस के दावे में कोई दम नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो चंपावत जो सीट थी उसको जो है खुद बीजेपी के प्रत्याशी ने जो है सीएम धामी के लिए चुनाव मैदान में जो उतरे थे, उसी को लेकर कांग्रेस ने भी अपने उपचुनाव को की जो जीत है उसको जो दाव लगा चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने भी अपना प्रत्याशी वहां पर जो है घोषित कर दिया उपचुनाव को लेकर, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो ये बता दें कि जो बीजेपी की जो सीट उन्होंने छोड़ी थी सीएम धामी के लिए, तो निर्मल जो गहतोड़ी है उनको जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने मैदान में उतारा तो कांग्रेस पूरा दाव लगाई हुई कि आखिरकार जो सीट है उस सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और जो जीत है उसे पूरी तरीके से यहाँ पे जीता जा सकता है। जी नितिन, ये भी जानना चाहेंगे कि निर्मला गहतोड़ी लोगों के बीच अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा चर्चा में नजर आती हैं? क्या लगता है कि निर्मला गहतोड़ी एक प्रबल दावेदार की तरह मुख्यमंत्री के सामने टिक पाएंगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी तो हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से वहां पर सीट जो छोड़ी गई तो उस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया है निर्मल गहतोड़ी पे, तो कहीं ना कहीं जिस चंपावत सीट को लेकर उसमें काफी चर्चाओं में सीट रही है, तो उसी पर खुद कांग्रेस भी जीत को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से वहां चुनाव मैदान लोगों का कहना है कि पकड़ काफी अच्छी है यहाँ पर। जिस तरीके से चंपावत सीट पे काफी लोग जो सीट को जो छोड़ा गया निर्मल गहतोड़ी खुद वहां पर लोगों के बीच में जाके लोगों के संपर्क में रहे हैं, लेकिन अब इसमें अब जो देखना ये होगा कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी जीतते हैं या फिर जो निर्मल सिंह गहतोड़ी है वो यहाँ से सीट को अपनी जिता सकते हैं जी कांग्रेस के लिए। जी नितिन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेसी नेताओं ने चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा किया है। अब देखना होगा कि उनकी जीत के दावे की क्या हवा निकलती है या फिर उनकी जीत का जो दावा है वो सही साबित होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं निर्मला गहतोड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आजम खान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर नाराजगी जताई है। आजम खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और
137 दिनों में के बाद भी एक मामले पर फैसला नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए ये कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है 11 मई। उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 11 मई को सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट दखल जरूर देगा। बता दें कि सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं और आजम खान को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है कि आखिर आजम खान जेल से बाहर कब आएंगे। और इसी को लेकर के आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला था। अखिलेश यादव से नाराज नजर आए थे कि अखिलेश यादव सुध नहीं ले रहे हैं आजम खान की। लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आजम खान की रिहाई का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। अब सिर्फ एक ही मामला बचा हुआ है जिसमें उन्हें जमानत मिलनी बाकी है और अगर इस पर भी जमानत मिल जाती है तो जेल से बाहर होंगे आजम खान। और इसी एक मामले को लेकर के 137 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए 11 मई की तारीख तय की है अगली सुनवाई की। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। देश भर में लाउड स्पीकर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया। तो अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत देने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। बदायूं की नूरी मस्जिद की तरफ से ये याचिका डाली गई थी कि अजान के समय लाउड स्पीकर को अलाउ किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अजान के वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया ही जाए और इसके लिए इजाज़त नहीं दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, हाईकोर्ट ने कहा कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अजान के वक्त। बदायूं की एक मस्जिद से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने याचिका डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताकि अजान के वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त इनकार कर दिया। वाराणसी की खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से नमाजी प्रवेश कर रहे हैं। आज दोपहर की नमाज के लिए नमाजी पहुंचने लगे हैं। जांच के बाद नमाजियों को प्रवेश दिया जा रहा है। दोपहर के नमाज के बाद श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी की जाएगी। सर्वे की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई अराजक तत्व माहौल न बिगाड़े, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक लंबा विवाद चलता रहा है और इस विवाद को जड़ से खत्म करने की कवायद भी दूसरी ओर की जा रही है, जिसको लेकर के अदालत की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी की जाए, फोटोग्राफी की जाए, सारी जानकारियों को इकट्ठे की जाए और जानकारियाँ इकट्ठे होने के बाद उस पर जो है काम किया जाए कि आखिर इस विवाद का हल कैसे निकाला जाए। और इसी को लेकर के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए प्रशासन की चुनौती ये थी कि चूंकि धर्म से जुड़ा मामला है तो कहीं ऐसे में माहौल न बिगड़ जाए, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ एक प्रवेश द्वार खोला गया है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से ही नमाजियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे।
वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक महिला अचानक मंदिर के गेट नंबर 4 पर नमाज पढ़ने लगी। मंदिर के गेट पर काफी देर तक नमाज पढ़ती रही महिला। पुलिसकर्मियों ने इंतजार के बाद महिला को जबरन वहां से उठाया। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और इसीलिए पुलिस की भारी बल वहां पर तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। देखिए भारी पुलिस बल के बीच भी ये घटना सामने आ गई कि एक महिला गेट पर ही बैठ करके नमाज पढ़ने लगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इंतजार किया, लेकिन जब महिला समय लगाने लगी तो पुलिस को कुछ आशंका हुई कि किसी तरीके का कोई माहौल न बिगड़े, इस वजह से महिला को हिरासत में लिया गया। फिलहाल जो कोशिश की गई थी माहौल बिगाड़ने की, उस पर रोक लगा दी है पुलिस प्रशासन ने और भारी पुलिस बल तैनात है वहां पर और लगातार जांच भी कर रही है, लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा ताकि कोई माहौल खराब ना कर सके। और मस्जिद में प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। इसके पहले सबकी चेकिंग की जा रही थी और मस्जिद के अंदर प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इस महिला की हरकत सामने आई उसके बाद प्रवेश को भी रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि कहीं कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जो भी ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इसी वजह से पुलिस ने मस्जिद में प्रवेश बंद कर दिया है फिलहाल। और महिला को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पूछताछ महिला से की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जब सबकी जांच करके सबको अंदर जाने दिया जा रहा था एक एक करके, तो आखिर गेट के बाहर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्यों इस महिला ने ऐसी हरकत की, इसके लिए पुलिस पूछताछ कर रही है इस महिला से। गाजियाबाद पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। ताजा मामला साहिबाबाद की डीएलएफ कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक 20 साल की महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है। बदमाशों ने एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला का पति हर रोज की तरह अपने काम पर दिल्ली गया था। जब शाम को घर लौटा तो घर के बाथरूम में उसकी पत्नी का शव पड़ा मिला। पूरा घर अस्त व्यस्त था, अलमारी के ताले टूटे थे और उसमें से कीमती सामान गायब था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और फिलहाल उसके पास घटना की जानकारी देने के अलावा कुछ नहीं है। आज जनपद गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद अंतर्गत डीएलएफ चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का आपको सूचना मिली है। एक मकान का अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है। उनके बाथरूम में मृतावस्था की डेड बॉडी मिली थी और उनके गला पे निशान था है और उसका डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए मार्चरी भेज दिया है और बाद में पूरा घर का जांच किया है, एक्जामिनेशन किया मैंने और उस पर कुछ अलमारी तोड़ा है। अलमारी के अंदर कुछ उनका लाकस वगैरह तोड़ा है, उस पर कुछ सामान वगैरह ले गए, कुछ जोल्स वगैरह ले गए। दिल्ली से गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित डीएलएफ कॉलोनी में एक युवती के घर में घुसकर उसकी हत्या की गई है। हत्या के साथ साथ घर में रखे कीमती सामान की भी लूट की गई है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को सुराग लगाओ उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस यूं तो महिला सुरक्षा के तमाम दावे ठोकती है, लेकिन घर में घुसकर हुई महिला की हत्या ने इन दावों की पोल खोल दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पास में ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों पर शक जताया जा रहा है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस हत्याकांड का और लूटकांड का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है। अपने सहयोगी राम के साथ जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद।
संभल में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला शुक्रवार शाम सदर कोतवाली इलाके के बिजली घर का बताया जा रहा है। एक शख्स बाइक से बिजली का बिल जमा कराने बिजली घर पहुंचा था। शख्स अपनी बाइक बिजली घर परिसर में खड़ी करके बिल जमा करने कार्यालय के अंदर गया। कुछ देर बाद कार्यालय से बाहर आया तो देखा एक युवक उसकी बाइक को चोरी करके ले जा रहा है। तब बाइक के मालिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर आसपास खड़े लोगों ने दौड़कर बाइक चोरी करके ले जा रहे युवक को पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई किए जाने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक को पीट रहे लोगों से बचाकर अपनी हिरासत में लिया। इस बीच किसी ने बाइक चोरी करने के आरोपी युवक की पिटाई का वीडियो अपने मोबाइल फोन में बना लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल कर दिया। और अब सीधा रुख अयोध्या का करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और आज जब वो अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर के दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने अयोध्या में चल रहे कामकाज को लेकर के भी जायजा लिया कि कामकाज कैसा चल रहा है। फिलहाल देखिए भोजन ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जन समस्याएं भी सुनने का जो उनका कार्यक्रम था। तो अयोध्या के मलिन बस्ती में चूंकि भोज का कार्यक्रम था, भोजन का जो समय हो चुका है, तो भोजन करने के लिए मलिन बस्ती पे पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देखिए लोगों से बातें भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप अयोध्या से देख रहे हैं, मलिन बस्ती अयोध्या की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जहां पर भोजन ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं और भोजन भी कराया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जैसा कि तय कार्यक्रम था, सबसे पहले अयोध्या पहुंचने पर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए मुख्यमंत्री ने, उसके बाद कामकाज का जायजा लिया कि काम कहां तक चल रहा है, अभी कितना काम बचा हुआ है, आगे और क्या करना है, इसके निर्देश भी उन्होंने दिए वहां पर मौजूद अधिकारियों को। उसके बाद फिलहाल मलिन बस्ती में मौजूद हैं, जहां पर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राम की नगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने मलिन बस्ती में भोजन ग्रहण किया। अब आगे जो उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर उस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी और कई हजार परियोजनाओं, लागत से बनी परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। और देखिए भोजन ग्रहण करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे समीक्षा बैठक के लिए प्रस्थान करेंगे। फिलहाल देखिए अयोध्या के मलिन बस्ती में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या के मलिन बस्ती से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर का भोजन ग्रहण किया और अब बाहर की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जो उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार बताया गया था कि समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन हालांकि उसका समय अभी निर्धारित नहीं बताया गया था। तो हो सकता है कि अभी थोड़ी देर विश्राम करने के बाद समीक्षा बैठक की शुरुआत हो। देखिए मलिन बस्ती में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोगों के साथ उन्होंने भोजन भी किया, लोगों की समस्याएं भी सुनी, बातचीत भी किया। और अब देखिए जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। इस पल को वो कैमरे में कैद कर रहे हैं मोबाइल के, ताकि ये हमेशा के लिए यादगार रहे कि मुख्यमंत्री उनके घर तक आए और लोगों से उन्होंने मुलाकात की, लोगों से बातचीत की। उस पल को लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं। आशीर्वाद भी देखिए लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से। तो
कई मायनों में ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बयां करती है कि मुख्यमंत्री जिस बस्ती में गए, जिन लोगों से उन्होंने बात की, उन लोगों के बीच भी मुख्यमंत्री की जो चर्चा है ज़ोरों पर रही है। मुख्यमंत्री का इंतज़ार किया जा रहा था, उनके लिए भोज तैयार किया गया था और भोजन ग्रहण करने के बाद अब बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। अब आगे जो उनका कार्यक्रम होगा उसके लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ क्षण पहले ही भोजन ग्रहण करके अब बाहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।